वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है फिर से। आज हम जो टॉपिक्स देखेंगे उसमें जो पहला टॉपिक है वो है ट्री इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो ट्री इम्प्रूवमेंट यानी कि जो पेड़ लगे हैं जंगल में उसमें इम्प्रूव करना। उसमें इम्प्रूव करने का सेंस क्या है, क्या उसमें एक्चुअली इम्प्रूव क्या करना है। तो ट्री से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जंगल से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो मेन प्रोडक्ट है वो है टिम्बर यानी कि लकड़ी। और इसके अलावा जो हमको और जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो है मेनली फ्यूल वुड्स यानी कि जलावन के लिए लकड़ी। इसके अलावा आपको कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे ऑयल होता है या हनी होता है या दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ मिलती है, ये सब प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। पर जो मेजर प्रोडक्ट फॉरेस्ट से मिलता है वो है टिम्बर यानी कि लकड़ी। या फॉरेस्ट कल्टीवेशन करने का, जंगल उगाने का जो मेन पर्पस है वो है लकड़ी पैदा करना। तो उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना, इस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट करना जिससे हमको लकड़ी की क्वांटिटी भी ज़्यादा मिले और जो क्वालिटी मिले वो भी अच्छा मिले। तो ट्री इम्प्रूवमेंट में हम बेसिकली जो एम करते हैं, मतलब उद्देश्य इसका है कि लकड़ी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट करना, यानी कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिले, मात्रा में ज़्यादा मिले और क्वालिटी भी उसकी अच्छी मिले। तो ट्री इम्प्रूवमेंट में हम इस क्या क्या करते हैं, क्या उसके मेजर पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ट्री इम्प्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि कंट्रोल ऑफ पेरेंटेज कंट्रोल करना, मतलब पेरेंट्स जहाँ से अगली पीढ़ी आ रही है, तो अगर वो मेरा अच्छा होगा, पेरेंट अच्छा होगा, तो जो नई पीढ़ी आएगी उसमें भी सुधार होगा, वो भी अच्छा होगा। तो पेरेंट्स को कंट्रोल करना यानी कि कहाँ से नई पीढ़ी आ रही है उसको कंट्रोल करना कैसे, विथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, कि उसकी कटाई कब कैसे करना, उसको रीजनरेशन कैसे करना, उसमें कब उसमें थिनिंग करना, जो भी अलग अलग प्रैक्टिसेस हम करते हैं, सीड कहाँ से लाना, तो वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके और पेरेंट को कंट्रोल करके हम ईल्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ट्री इम्प्रूवमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि पेरेंटेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी इम्प्रूव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारा टोटल ईल्ड जो है वो बढ़ जाए। ईल्ड में क्या बढ़ जाए, ईल्ड की क्वालिटी भी बढ़ जाए और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए। तो ट्री इम्प्रूवमेंट में हम मेनली इसकी बात करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि एक तो ईल्ड को इम्प्रूव करना, यानी कि टोटल पैदावार जो है उसको हमको बढ़ाना है, तो इम्प्रूवमेंट से ईल्ड को बढ़ाना है। दूसरा जो है हमको क्वालिटी इम्प्रूव करना है, जो लकड़ी हमको मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की मिले, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। तीसरा है कि वेरिएबिलिटी को इम्प्रूव करना। वेरिएबिलिटी इन द सेंस, वेरिएबिलिटी हम किसको बोलते हैं, वेरिएबिलिटी यानी कि विभिन्नता। हमारे पास जो फसल है, जो पेड़ों का समूह है, उसमें अगर वेरिएशन होगा, उसमें अगर विभिन्नताएं होंगी तो उसमें से जो हम अच्छा है उसको चुन सकते हैं। अगर सारे एक जैसे होंगे तो उसमें चुनने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो चुनने की प्रक्रिया या वर्ण करना या सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। तो ऑप्शन कहाँ से आएगा, जब वेरिएशन होगा, यानी अलग अलग किस्म का पेड़ वहाँ पे होगा, अलग अलग टाइप के पेड़ होंगे, तो उसमें से हम चुनाव कर सकते हैं। तो अगर वेरिएशन नहीं है तो वेरिएशन को क्रिएट करना, वेरिएशन पैदा करना और वेरिएशन, अलग अलग तरीके का वेरिएशन वहाँ पे इम्प्रूव करना, तो इससे हमको चुनाव करने में का ऑप्शन मिलेगा। और चौथा जो है वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऐसे लक्षण जो कि हम चाहते हैं कि पेड़ में हो, जैसे कि स्ट्रेट बोल, डेंस वुड। बोल का मतलब ये है कि अगर ये एक पेड़ है तो ये वाला जो है, इस चीज़ को पेड़ का बोल कहते हैं, इसको हम बोल कहते हैं। तो अगर ये बिल्कुल सीधा होगा तो उसके में से जो लकड़ी मिलेगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बिल्कुल सीधी सीधी लकड़ी के लट्टे या उसके मिलेंगे
तो और अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसकी लकड़ी उतनी अच्छी नहीं होगी, मतलब वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उससे फर्नीचर वगैरह बनाने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर सीधा सीधा होगा तो उसका यूज़ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो स्ट्रेट बोल मिले, डेंस वुड मिले, जो लकड़ी हो वो डेंस हो, मतलब उसमें एयर स्पेसेस वगैरह नहीं हो, बीच बीच में लकड़ी तो सीधा है पर बीच बीच में कुछ डैमेज है, कहीं एयर स्पेस है, कहीं कुछ खाली जगह है, इस तरह का है, वैसा नहीं हो, पूरा का पूरा सॉलिड लकड़ी हो। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसमें हम ट्री में डालें। तो ट्री इम्प्रूवमेंट में ये मेनली हम कैरेक्टर्स देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बोली गई है कि फास्ट ग्रोथ इन शॉर्ट पीरियड, मतलब इसका जो ग्रोथ हो जाए वो जल्दी हो जाए, कम समय में ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। तो वैसा अगर है तो वैसा ट्री हम भी ज़्यादा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें हम स्टेप्स क्या क्या करेंगे, ट्री इम्प्रूवमेंट जब हम करेंगे तो उसमें हम स्टेप्स क्या क्या, कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। तो सबसे पहले जो है सीड जहाँ से लेंगे वो एलाइट ट्री से लेंगे। एलाइट ट्री मतलब जो बहुत अच्छा जो पेड़ है उसको जिसमें सारे अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे लक्षण मौजूद हैं, उसको हम एलाइट ट्री बोलते हैं। तो हम पेड़ उगाने के लिए, जंगल उगाने के लिए जो सीड लेंगे, जो पेरेंट मटेरियल लेंगे, वो अच्छी ट्री से आना चाहिए, एलाइट ट्री से आना चाहिए। सीड को जब हम लेंगे उसके बाद सीड को हम टेस्टिंग करेंगे, उसको पहले उगा के देखेंगे उसका जर्मिनेशन वगैरह कैसा हो रहा है, उसमें से पौधा कैसा निकल रहा है, उसका टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उसमें जो लक्षण चाहिए वो लक्षण उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। एक अच्छे पेड़ से लाए, सीड लाए, उसको लगाए, लेकिन उस पेड़ में जो लक्षण थे वो सारे लक्षण प्रोजेनी में, पीढ़ी में नहीं दिख रहे हैं, तो सीड को हम टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद जो प्लस ट्री है, जो अच्छा ट्री है, उसी को हम ट्रायल के लिए लेंगे, आगे ट्रायल के लिए लेंगे, क्योंकि जब हम प्लांटेशन करने से पहले उसको एक बार ट्रायल करके देखते हैं कि जिस एरिया में हम लगा रहे हैं वहाँ पर उसका ग्रोथ वगैरह कैसा हो रहा है, वहाँ के वातावरण के लिए वो अनुकूल है कि नहीं, ये सब हमको पहले करके देखना है। नहीं तो लगा दिया और ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ तो हमारा समय, पैसा सब कुछ ख़राब होगा। तो उसको, जो अच्छी ट्री है उसको हम ट्रायल करेंगे। उसके बाद प्रोवेनेंस ट्रायल करेंगे। प्रोवेनेंस ट्रायल जो है, इट इज़ डिटरमाइन मोस्ट सुटेबल प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस ट्रायल का जो मतलब है, प्रोवेनेंस ट्रायल का मतलब ये होता है कि रीजन स्पेसिफिक ट्रायल करना, मतलब कौन सा पेड़ या कौन सा फसल जो है कौन से एरिया में, कौन से साइट पे, कौन से जगह पे सूटेबल है, उसको ट्रायल करना। तो प्रोवेनेंस ट्रायल एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जंगल उगाने जा रहे हैं, पेड़ उगाने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है, पेड़ का पूरा फसल तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए प्रोवेनेंस ट्रायल बहुत ज़रूरी है, मतलब उस जगह के लिए वो सूटेबल है कि नहीं, ये देखना। तो प्रोवेनेंस ट्रायल को बोला गया है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांटेशन एक्सपेरिमेंट जो कि हमको मदद करता है, किस लिए हेल्प करता है, किस लिए, टू अंडरस्टैंड, ये समझने में मदद करता है कि हाउ ट्रीज़ आर एडॉप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो प्रोवेनेंस ट्रायल में हम ये देखते हैं कि किस तरह के पेड़ कौन से वातावरण के लिए ज़्यादा अनुकूल है, ज़्यादा उपयोगी हैं। सिर्फ एलाइट ट्री होने से नहीं होगा। एलाइट ट्री है, बहुत अच्छा है, उसका सीड वगैरह बहुत अच्छा है, हम कहीं दूसरी जगह से लाके यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ के लिए वो सूटेबल है कि नहीं, वो हमको प्रोवेनेंस ट्रायल से पता चलेगा। तो प्रोवेनेंस जो शब्द है उसका मतलब ही है कि ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति की जगह के बारे में बात करता है। एंड रेफर्स टू ए पॉपुलेशन ऑफ ट्री दैट कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन से आए हुए ट्री के बाद, प्रोवेनेंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह से ओरिजिनेट किया हुआ ट्री, तो उस जगह के लिए सूटेबल है, नए जगह के लिए होगा कि नहीं, ये हम ट्रायल करके देखेंगे। तो इसमें जो स्टेप्स करते हैं, एक तो है अच्छे बीज का चुनाव करना, अच्छे पौधे से अच्छे बीज को लेना, मतलब अच्छे पेड़ से, क्वालिटी के पेड़ से अच्छे बीज को लेना, उनका टेस्टिंग करना, जो अच्छे पेड़ हैं उनको लेके फिर से ट्रायल करना, और एक प्रोवेनेंस ट्रायल करना, जिससे हमको ये पता चलेगा कि ये किस्म जो है इस जगह के लिए सूटेबल है या नहीं है।
अब इसमें जब हम ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऐसा करते हैं तो उसमें हमको लिमिटेशंस क्या क्या आते हैं। तो एक पहला लिमिटेशन जो आता है, ट्रीज़ आर लॉन्ग लिव्ड। एक पेड़ जो है औसतन 20, 40, 50, 60 साल, 70 साल इसका लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है। तो उसको टेस्टिंग करना, ये सब करना, समझने में काफ़ी समय लग जाता है। तो बहुत लंबा समय होता है। और बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो कि एकदम यंग एज में 5-7 साल में उग गए, लेकिन फ्लावरिंग उसमें आया नहीं। फ्लावरिंग आते आते ही 10-12 साल लग रहा है, तो उतने समय तक वेट करना पड़ता है। तो यंग एज में फ्लावरिंग नहीं आता है। उसके बाद इसलिए इनका समय जो लगता है वो काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि जीवन काल जो है वो लंबा होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीड विथ नोन पेडिग्री, ये एक अलग समस्या है। हम बोल रहे हैं कि एलाइट ट्री से सीड लेना है, पर जिस ट्री से सीड ले रहे हैं उसकी पेडिग्री क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कहाँ से आया है, ये सब रिकॉर्ड मिल पाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए नॉन पेडिग्री मतलब जिसका पेरेंटेज हमको पता हो, जिसके पूर्वजों के बारे में कहाँ से वो आया है वो हमको पता हो, ऐसा साधारणतः मुश्किल रहता है। इसके बारे में जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें लिमिटेशंस होता है। एक और पॉइंट होता है जो कि वेरिएशन है, क्योंकि वेरिएशन है या नहीं, यानी कि विभिन्नता उसमें है कि नहीं है। तो वेरिएशन जिसको कि डिफ़ाइन किया गया है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। एक ही प्रजाति के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सदस्य हैं, उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन है कि नहीं है, क्योंकि वेरिएशन होगा तभी हम चुनाव कर सकते हैं। मतलब अलग अलग हमारे सामने अलग अलग दिखेगा, तो दो अलग अलग दिख रहा है, तो उसमें से जो अच्छा है हम उसको चुन सकते हैं। तो वेरिएशन होना ज़रूरी है। तो वेरिएशन जो है वो एक ही प्रजाति के जो सदस्य हैं उनमें हो सकता है, अलग अलग प्रजाति में भी वेरिएशंस होता है। तो वेरिएशन अमंग डिफरेंट जेनेरा, अलग अलग जेनस में हो सकता है। और ये जो वेरिएशन होता है, ये दो तरह का वेरिएशन होता है। एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि उसके अंदर जो जीन मौजूद हैं उनकी वजह से जो वेरिएशन दिख रहा है। दूसरा जो है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, जिसको हम फिनोटिपिक वेरिएशन कहते हैं, यानी कि बाहर से वेरिएशन दिख रहा है लेकिन वो जीनोटिपिक नहीं है, मतलब जीन की वजह से नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई पौधा बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, कोई दूसरा उतना अच्छा ग्रो नहीं हुआ है, दोनों में अंतर दिख रहा है, लेकिन ये अंतर शायद जीन की वजह से नहीं है, क्योंकि दूसरा जिसमें अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, हो सकता है उसको, वो जहाँ पे ग्रो कर रहा है वहाँ पर उसको सही वातावरण नहीं मिला हो, पूरा उसको पोषण नहीं मिला हो, इसलिए वो उतना ग्रो नहीं हो पाया है। तो ये बाहर से दिख रहा है, तो ऐसा वेरिएशन जो है वो किसी काम का नहीं है। इसके आधार पर अगर हम चुनाव करेंगे तो वो चुनाव कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा दो पेड़ में अंतर दिख रहा है जो कि सिर्फ बाहरी कारण से है, तो उसमें से जो अच्छा चुने फिर अगले जनरेशन में फिर वो उसके जैसा ही रिज़ल्ट देगा। उसमें इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जीन की वजह से नहीं है। तो वेरिएशन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएशन होना ज़रूरी है। बिना वेरिएशन के हम चुनाव किसके आधार पर करेंगे, और वो वेरिएशन ऐसा होना चाहिए जो कि जीन की वजह से होना चाहिए, यानी कि उसका इनहेरेंट वेरिएशन, उसके अंदरूनी कारण से वेरिएशन होना चाहिए। तो ये जो काइंड ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसा कि हमने देखा कि दो तरह का वेरिएशन है। एक है एनवायरनमेंट की वजह से, जिससे कि मॉर्फोलॉजिकल या वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं, या फिनोटिपिक वेरिएशन बोलते हैं। और इसको ये वेरिएशन ऐसा होता है एनवायरनमेंट की वजह से, मतलब जहाँ वो ग्रो हो रहा है उसका वातावरण कैसा है, तो इसको कुछ हद तक हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर वेरिएशन इसकी वजह से हो रहा है तो इसमें सुधार करके हम ग्रोथ को सुधार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा भी मैं आपको बता रहा था कि दो पेड़ हैं, जो एक में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, एक में बहुत अच्छा ग्रोथ है। जिसमें अच्छा नहीं है उसमें शायद इस वजह से है कि जहाँ वो ग्रो कर रहा है वहाँ से उसको पर्याप्त पोषण, पर्याप्त नमी वगैरह नहीं मिला हो, या वहाँ पे कोई बीमारी उसमें लगी हो, वहाँ के मिट्टी में ही कोई बीमारी हो। तो ऐसे कुछ वेरिएशंस हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, अगर मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है तो उसको हम डाल सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है हम वेरिएशन को कंट्रोल करके उसमें वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ की मिट्टी का प्रकार। अब वो जो मिट्टी का प्रकार है, वहाँ की मिट्टी अगर ऐसी मिट्टी है जहाँ पर नेचुरली ही उसमें पोषक तत्व कम है,
तो फिर वो उसको सुधार करना, या उसका टेक्सचर यानी कि उसमें सैंड की मात्रा कितनी है, सिल्ट की मात्रा कितनी है, क्ले की मात्रा कितनी है। अगर सैंड की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें वाटर होल्डिंग कम होगा, उसमें पानी रुकेगा नहीं, पोषक तत्व भी नीचे चला जाएगा डालेंगे तो ऐसा कुछ चीज़ है जिसको हम कंट्रोल करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, तो उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दूसरा जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो वेरिएशन जो है जीन की वजह से आ रहा है। तो जीन की वजह से जो वेरिएशन है इसको मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान है। यानी कि जीन अगर एक पौधे में, एक पेड़ में अच्छा जीन है, दूसरे में उतना अच्छा नहीं है, तो उसको हम जैसा कि हम अगर पादप प्रजनन को याद करें तो वहाँ हम क्रॉसिंग के माध्यम से या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से वो लक्षण को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी अगर मौजूद है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, बशर्ते कि इन्वायरमेंटल वेरिएशन, क्योंकि इन्वायरमेंटल वेरिएशन से हम एक सीमा तक ही उसमें चेंज करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो ज़्यादा उसके आगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो जो फॉरेस्ट स्टैंड होता है या जो एक जंगल अगर खड़ा है उसमें जो अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं, वो क्या वेरिएशन मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे एक तो ज्योग्राफी की वजह से कि अलग अलग ज्योग्राफी अलग अलग जगह है तो उसकी वजह से उसमें जो वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि वातावरण अलग है और मिट्टी अलग है, वो सब अलग है। तो एक तो ज्योग्राफी की वजह से पहाड़ के ऊपर जो पेड़ मिलेंगे वो अलग टाइप के मिलेंगे, मैदानी भाग में जो जंगल है उसमें अलग पेड़ मिलेंगे। तो एक तो वेरिएशन जो मिलता है वो ज्योग्राफी की वजह से, जिसको कि प्रोवेनेंस वेरिएशन भी करते हैं। प्रोवेनेंस जो कि हम पहले देखे थे, मतलब ये उत्पत्ति की जगह की बात करता है, ओरिजिन कहाँ पर है। तो पहाड़ के ऊपर के पेड़ और एक मैदानी भाग के पेड़, दोनों में अंतर मिलेगा। दूसरा जो है वेरिएबिलिटी अमंग साइट्स, एक ही जंगल है, बड़ा जंगल है, उसमें अलग अलग जगह का वातावरण और जो तो अलग अलग फैक्टर्स है वो अलग होंगे, उसकी वजह से वेरिएशन मिलेगा। उसके बाद अमॉन्ग स्टैंड्स, अगर एक पेड़ का समूह है, फिर बाजू में दूसरे पेड़ों का समूह है, तीसरे पेड़ों का समूह है थोड़े थोड़े दूर पर, उनमें भी वेरिएशन मिलता है आपस में। वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल, एक ही स्टैंड है, एक ही तरह के पेड़ों का समूह है, उसमें भी अलग अलग पेड़ में आपस में वेरिएशन मिलेगा। और वेरिएशन विद इन द ट्रीज़, तो वेरिएशन जो है ये हम देखेंगे, जो फॉरेस्ट एक जंगल है उसमें वेरिएशन किस किस वजह से मिलता है। एक तो है ज्योग्राफिक वेरिएशन, अलग अलग जगह का जंगल अलग अलग होगा। उसके बाद एक ही जगह जंगल है, उसमें भी अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होगा, तो उसकी वजह से वेरिएशन होगा। उसके बाद एक ही पॉपुलेशन खड़ा है, उसमें भी आपस में वेरिएशन मिलेगा, जो कि जेनेटिक वेरिएशन होगा, ऐसा अगर मिल रहा है तो। उसके बाद वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स विद इन स्टैंड, एक ही पेड़ का समूह है वहाँ पर पेड़ों में, और विद इन ट्रीज़, एक ट्री अगर एक ट्री को देखें उसमें भी आपस में वेरिएशन मिलेगा अगर जेनेटिक वेरिएशन है तो ये सब इतने तरह के वेरिएशंस नॉर्मली हमको जंगल के ट्री में देखने को मिलते हैं। अब ये वेरिएशन का कारण क्या है, वेरिएशन क्यों होता है, वेरिएशन जो है कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन क्या है, ये क्या बोलता है, तो माने वेरिएशन की उत्पत्ति कैसे होती है, वेरिएशन कैसे, एक पेड़ों का समूह है, एक ही तरह के पेड़ हैं, उसमें वेरिएशन कहाँ से आता है। तो एक तो है म्यूटेशन से, म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज उसका जीनोटाइप में, उसके जीन में कोई वातावरण के किसी फैक्टर से, जैसे अल्ट्रावायलेट रे हो या कोई केमिकल की वजह से या किसी कारण से उसमें जब कोशिका विभाजन हो रहा है उस समय किसी कारण से उसमें चेंज आ जाए, तो म्यूटेशन से चेंज आ सकता है। इसके अलावा जो बाकी कारण हैं चेंज होने के, वो माइग्रेशन से। माइग्रेशन ये होता है कि एक जगह से जब दूसरी जगह कभी शिफ्ट करते हैं, कुछ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह आ गया, तो वो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, ऐसा किसी माध्यम से दूसरे जगह के पेड़ों के बीज इस जगह पे जंगल में आ गए, तो यहाँ जो उग रहे हैं और जो बाहर से आके उगे तो वहाँ अंतर पैदा हो जाएगा, तो माइग्रेशन से हो सकता है। इसके अलावा सिलेक्शन की वजह से हो सकता है, मतलब हम किसको छांट रहे हैं, किसको वो कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है एक पॉपुलेशन है, एक मिश्रित समूह है, उसमें से हम
फॉर एग्ज़ाम्पल लंबे पेड़ों को छांट रहे हैं तो अगली पीढ़ी जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लंबे पेड़ होंगे, तो पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी दोनों के को मुकाबला करेंगे तो पिछली पीढ़ी के मुझे अगली पीढ़ी जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो चेंज आया ये सिलेक्शन की वजह से आया है, चुनाव करने की वजह से आया। या एक दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये होता है कि एक जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ ही तरह के जीन जो है वो रह गए, कुछ बाकी के जीन कुछ तरह के जीन जो है वो नष्ट हो गए, तो जो रह जाएंगे उसके जैसा अगला पॉपुलेशन दिखेगा, जिसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ सिर्फ नाम याद रखेंगे। तो वेरिएशन का जो वजह होता है वो म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये 4 कारणों से वेरिएशन की उत्पत्ति नॉर्मली होती है। तो जब हम पेड़ों का सिलेक्शन करते हैं, ऐसे वेरिएशन है वहाँ पे अलग अलग किस्म के विभिन्नताएं दिख रही हैं, तो उसमें से जो डिज़ायरेबल है उनको हम छांटेंगे। तो जब छांटेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनका टेस्टिंग किया जाता है कि जो हम छांटे हैं उनका आगे परफॉर्मेंस कैसा होगा। क्योंकि हम छांट लिए और पता चला आगे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आगे छांटने के बावजूद अगला आगे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हम छांटे हैं वो अंतर देख के तो छांटे हैं, पर वो अंतर शायद एनवायरनमेंट की वजह से है, जेनेटिक कॉज की वजह से नहीं है। तो ऐसा चुनाव करने से आगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उसको टेस्टिंग करना ज़रूरी है। जिसको हम चुनाव करते हैं उसको अगली पीढ़ी में पहले टेस्ट करना ज़रूरी है। तो इसका एक मेजर तरीका होता है प्रोजेनी टेस्टिंग करने का। तो टेस्टिंग हम नॉर्मली कैसे करते हैं? टेस्टिंग हम प्रोजेनी टेस्टिंग करते हैं। प्रोजेनी मीन्स उसकी जिस पौधे का चुनाव किए हैं उसमें से कुछ बीज रख देंगे और कुछ बीज को लगा के हम देखते हैं कि उसकी अगली पीढ़ी कैसी उग रही है। अगर वो अच्छा उग रहा है तो फिर हम टेस्टिंग में अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है तो फिर हम जो बीज रखे हैं उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोजेनी टेस्टिंग करके देखते हैं। और जो टेस्टिंग करते हैं उसमें एक चीज़ हम और देखते हैं, वेरिएंस कंपोनेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब जो अंतर दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है, वो जीन की वजह से दिख रहा है या वातावरण की वजह से दिख रहा है। तो जीन की वजह से जो वेरिएशन दिख रहा है उसमें चुनाव करने से वो डिफरेंस आगे दिखेगा और हम प्रोजेनी, इसके लिए हम प्रोजेनी टेस्ट करके देखते हैं। और इससे एक चीज़ हम यहाँ एस्टीमेट करते हैं कि जेनेटिक गेन, ये जो हम चुनाव कर रहे हैं, मान लीजिए एक हमारे पास समूह है जिसमें हर एक पेड़ की ऊंचाई जो है 20 फीट है और उस किसी की 15 फीट है, किसी की 20 फीट, किसी की 25 फीट, 22 फीट, अलग अलग इस तरह का वेरिएशन है। तो उसमें सपोज़ हम 25 फीट वालों का चुनाव करते हैं। तो अभी का जो हमारा समूह है उसका अगर हम औसत निकालेंगे तो कुछ 15 है, कुछ 25 है, कुछ 18 है, कुछ 20 है, तो शायद लगभग 20 फीट का औसत आएगा। लेकिन जो हम सिर्फ 25 फीट वालों का चुनाव अगर करते हैं तो अगली पीढ़ी में हमारा जो है औसत है वो बढ़ जाना चाहिए, जो पेड़ों का जो औसत है। तो वो जो गेन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम अधिक ऊंचाई वाले पौधों को छांटे हैं। तो वो जेनेटिक वजह से अगर वेरिएशन है तो उसमें अगले पीढ़ी में हमको उस ऊंचाई में अंतर दिखेगा। तो जेनेटिक गेन कितना हो रहा है उसको भी हम एस्टीमेट करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, उसको कैलकुलेशंस वगैरह से हम पता करते हैं कि वो वृद्धि जो है कितनी हो रही है। तो जितना हमको दिख रहा है, एक 15 फीट का दिख रहा है और एक 25 फीट का दिख रहा है, तो 25 फीट वाले पौधे को अगर हम चुन रहे हैं तो औसत जो हमारा औसत किस तरीके से अगली पीढ़ी में बढ़ रहा है, औसत ऊंचाई कैसे बढ़ रही है, तो हम जेनेटिक गेन का एस्टीमेट करते हैं, उसको एक हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और जब हम इस तरह का सिलेक्शन वगैरह कर रहे हैं या ऐसा वेरिएशन अगर नहीं है तो क्रॉसिंग करके वेरिएशन पैदा कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ मेटिंग डिज़ाइंस का इस्तेमाल करते हैं। मेटिंग मतलब जो हम पेरेंट्स को छांटे हैं, जिनको लेके जो हम पौधों का चुनाव किए हैं, जिनको लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो कभी हम सीधे उनको छांट के आगे बढ़ते हैं, कभी उनको आपस में हम क्रॉसिंग कराते हैं। यानी कि मान लो ये पॉपुलेशन है, ये हमारा एक पॉपुलेशन है, इसमें ये सब बहुत सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। मान लीजिए हम इस पेड़ का और इस पेड़ का चुनाव करते हैं, इस पेड़ का चुनाव करते हैं, इनका चुनाव करते हैं, तो या तो हम जो चुनाव किए हैं उनको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं कि इनके आपस में क्रॉसिंग कराते हैं, संकर पैदा करते हैं दोनों का, और करके फिर उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो जो हम जब संकर बनाएंगे तो उसके लिए
कुछ डिज़ाइंस अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मेटिंग डिज़ाइन बोला गया है कि पेरेंट्स को हम किस तरीके से क्रॉस करेंगे। मान लीजिए ऐसा हमने 10 पौधों को छांटा है, तो 10 पौधों का आपस में, 10 पेड़ों का आपस में हम क्रॉसिंग किस प्रकार करेंगे। क्या हर एक के साथ हर एक का क्रॉस करेंगे, क्या 10 में से 5 को मेल ले करके 5 को फीमेल लेके क्रॉस करेंगे, या 1 को फीमेल लेके 9 को मेल लेके क्रॉस करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए अलग अलग मेटिंग कुछ डिज़ाइंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो मेटिंग डिज़ाइंस है वो 2 तरह का मेटिंग डिज़ाइन नॉर्मली यूज़ किया जाता है, यानी कि पेड़ों का जब क्रॉस बनाते हैं, एक इनकम्प्लीट पेडिग्री डिज़ाइन, एक कंप्लीट पेडिग्री डिज़ाइन। इनकम्प्लीट पेडिग्री डिज़ाइन में हमको जो दोनों पेरेंट्स रहते हैं, दोनों पेरेंट्स के बारे में पूरी उनकी हिस्ट्री की पूरी जानकारी नहीं रहती है, जबकि कंप्लीट पेडिग्री डिज़ाइन में हमको दोनों पेरेंट्स की पूरी उनकी पूर्वजों के बारे में भी जानकारी रहती है। तो ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट 2 तरह का डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं। तो जो कंप्लीट डिज़ाइन यूज़ करते हैं, इसमें कुछ अलग अलग डिज़ाइन हैं जिनके नाम मैंने दिए हैं। नेस्टेड डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, सिंगल पेयर मेटिंग डिज़ाइन, फुल डायलिल डिज़ाइन, ये सब कुछ अलग अलग डिज़ाइंस हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखें कि जब पेड़ों को इम्प्रूवमेंट जब हम कर रहे हैं, तो उसमें जब एक तो है कि हम सीधे उनका सिलेक्शन करके छांट के उसको लेके आगे बढ़ते हैं, या कभी कभी हम जिनको छांटते हैं उनको आपस में हम क्रॉसिंग करते हैं, संकर का पैदा करते हैं। तो जो क्रॉसिंग करने का तरीका है वो क्या होता है, उसमें 2 तरह का है। एक तो है इनकम्प्लीट पेडिग्री डिज़ाइन से हम क्रॉसिंग कर सकते हैं, दूसरा कंप्लीट पेडिग्री डिज़ाइन से क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट पेडिग्री डिज़ाइन में फिर और अलग अलग मेथड्स हैं जिनके ये नाम हैं। तो ये मान लीजिए पूछता है कि नेस्टेड डिज़ाइन किस तरह के पेडिग्री सिस्टम का डिज़ाइन है, तो ये कंप्लीट पेडिग्री डिज़ाइन का एक डिज़ाइन है। इसी तरह की जैसे सिंगल पेयर मेटिंग डिज़ाइन किसका डिज़ाइन है, तो ये कंप्लीट पेडिग्री डिज़ाइन का एक प्रकार है। ये सब एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं। ये जो मैथ्स जो पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा, जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसको प्रयोग को लगाने का अलग अलग तरीका होता है, उसके लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग डिज़ाइन से हम लगाते हैं उसको। तो और भी डिज़ाइंस है, फैक्टोरियल डिज़ाइंस होते हैं, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस आप देखेंगे, पर आपको उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्रॉसिंग का डिज़ाइन है कि जब हम क्रॉस बनाते हैं, ये कंप्लीट पेडिग्री में हमको दोनों पेरेंट के बारे में जानकारी है, तो उनको हम किस तरीके से लगाएंगे, कैसे क्रॉसिंग करेंगे, उसका अलग अलग ये मेथड्स हैं। सिलेक्शन का मेथड हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम चुनाव करते हैं, हमारे पास एक समूह है, पॉपुलेशन है, उसमें भिन्नताएं भी है, अलग अलग किस्म का पौधा दिख रहा है, तो उसमें हम चुनाव के लिए क्या मेथड्स यूज़ करेंगे। तो एक तो मेथड यूज़ करते हैं हम मास सिलेक्शन का। मास सिलेक्शन मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें से जो अच्छे दिखने वाले हैं, यानी कि जो जिन पौधों में वो लक्षण मौजूद हैं जो हम चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लक्षण हम देखे थे कि सीधा होना, बिल्कुल पेड़ सीधा स्ट्रेट बॉल होना। तो ऐसा जो भी हमारे पास जो लक्षण मौजूद हैं जो हम चाहते हैं कि हो, उनके आधार पर चुनाव करते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है मास सिलेक्शन बेस्ड ऑन फिनोटाइप। ऊपर से देख के जो अच्छा लग रहा है उसका चुनाव कर लिया। और इसमें इंडिविजुअल का चुनाव करते हैं। इसमें जो पौधे चुनाव करते हैं वो एक एक पौधे का अलग अलग चुनाव करते हैं, और एक एक अलग अलग जो चुनाव किए हैं उनको अलग अलग लेके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक होता है फैमिली सिलेक्शन, जिसमें हम क्रॉसिंग के बाद एक जैसे पेरेंट ए और एक पेड़ लिए और दूसरा पेड़ लिए, दोनों को हम क्रॉस बनाए। क्रॉस करके जो हमको अगली पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले, इसमें जितने भी बीज मिले, सबको हम लगाए। तो ये जो है ये एक फैमिली हुआ, क्योंकि ये इन दोनों के क्रॉसिंग से उत्पन्न हुआ सारा है, फैमिली है। तो हम एंटायर फैमिली को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारों को सिलेक्ट कर। ऐसा मान लीजिए बहुत सारा क्रॉस बनाया है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी, ए क्रॉस ई, ऐसा अलग अलग क्रॉस हम बनाए हैं। तो उसमें से मान लीजिए मैं इस फैमिली को सिलेक्ट किया, इस फैमिली को सिलेक्ट किया, तो पूरी की पूरी फैमिली को हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है सीड सिलेक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम फैमिली को सिलेक्ट नहीं करते हैं, बट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सीड्स। तो मान लीजिए ए के साथ हम बी का भी क्रॉस कर रहे हैं, ए के साथ सी का भी कर रहे हैं, ए के साथ डी, ए के साथ ई, सबका क्रॉस कर रहे हैं इसमें। और इसी तरह से बी का भी सबके साथ कर रहे हैं, ई का भी सबके साथ कर रहे हैं, पर पता चला ए जो है वो सबके साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है।
तो उसके आधार पर हम उसको ए को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ देयर सीब्स, सीब मतलब उनके ब्रदर सिस्टर की बात करता है, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जैसे ए के साथ बी का जो अगली पीढ़ी होगी और ए के साथ सी की जो अगली पीढ़ी होगी, इन दोनों में ए कॉमन है। तो ये पीढ़ी और ये पीढ़ी दोनों रिलेटेड है पेरेंट्स के ऐसे देखें, क्योंकि दोनों में एक कॉमन पेरेंट ए है। ए और सी के जो अगली पीढ़ी होगी और ए और बी की जो अगली पीढ़ी होगी, इन दोनों पीढ़ियों में ए जो है दोनों जगह पे कॉमन है, दोनों ए से कुछ आए हैं जीन। तो ऐसा जो है इनको हम सीब्स बोलते हैं। तो इसके परफॉर्मेंस के आधार पर हम इनको सिलेक्ट करते हैं और प्रोजेनी टेस्टिंग के आधार पर सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि प्रोजेनी अगली पीढ़ी लगा के देखें, उसके आधार पर सिलेक्ट कर सकते हैं। विद इन फैमिली, ये जो एक फैमिली हुई, ये जो एक फैमिली हुई, ये जो फैमिली है, इसमें इसके बीच में जो अच्छा इंडिविजुअल है उसको हम छांट रहे हैं, तो विद इन फैमिली सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह का जो है हम सिलेक्शन कर सकते हैं और उस सिलेक्शन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ट्री इम्प्रूवमेंट में जो हम करते हैं वो ये है कि पेरेंट्स का चुनाव करना, कौन से पेरेंट को हम लेके करेंगे। उसके बाद उस पेरेंट्स के चुनाव से जो पेरेंट्स हम लेते हैं उनका बीज लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, या कभी कभी उनमें आपस में क्रॉस करा के आगे बढ़ते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस के लिए हम कुछ डिज़ाइंस का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे कैसे उनका हम क्रॉसिंग करेंगे। तो वो कुछ डिज़ाइन के नाम हमने देखे कि कंप्लीट पेडिग्री डिज़ाइन है, इनकम्प्लीट पेडिग्री डिज़ाइन। इसके अलावा हम सिलेक्शन जब करते हैं, चुनाव करते हैं, तो हम उसमें कई बार सिर्फ ऊपर से देख के करते हैं, फिनोटाइप देख करके करते हैं, तो मास सिलेक्शन उसको बोल रहे हैं। और कई बार हम उनका क्रॉस कराने के बाद उनकी अगली पीढ़ी का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है उसके आधार पर हम चुनाव करते हैं। तो उसमें हम अलग अलग मेथड्स देखते हैं, जैसे फैमिली सिलेक्शन, विद इन फैमिली सिलेक्शन, बेस्ड ऑन सीब सिलेक्शन। तो ये सब अलग अलग सिलेक्शन का मेथड हम यूज़ करते हैं। तो ये चुनाव करने का अलग अलग तरीका है। इसके अलावा हम पेड़ में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, तो पेड़ में हम दूसरा जो इम्प्रूवमेंट करते हैं वो है कि पेड़ों में डिजीज़ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में चुनाव करना, यानी कि ऐसे पेड़ों की किस्म का चुनाव करना जो कि जिसमें रोग की प्रतिरोधक क्षमता हो। तो वो हम कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं उसके बारे में शॉर्ट में हम देखते हैं। तो इसमें मेनली 3 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए। 3 चीज़ों की, जब बीमारी लगती है तो बीमारी लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है होस्ट, माने कि जिस पर बीमारी लगेगी जो पेड़ है। दूसरा पैथोजन, यानी कि वो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस जो कि बीमारी करेगा। और तीसरा है वातावरण, एनवायरनमेंट। तो ये 3 चीज़ जब मिलती है, जब मतलब सही वातावरण हो और होस्ट भी है और पैथोजन है, तो जाके डिजीज़ होता है। अगर होस्ट है, पैथोजन है, लेकिन वातावरण सही नहीं है तो बीमारी नहीं लग पाएगी, क्योंकि जो पैथोजन है वो जो बीमारी पैदा करने वाला कारक है वो हालांकि होस्ट मौजूद है लेकिन उसके ऊपर सही वातावरण नहीं होने से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी का जो मौसम है, जो हॉट एंड ह्यूमिड, बारिश का जो मौसम है जिसमें वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा है, ऐसा वातावरण फंगस के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फंगस अभी जितना अटैक कर पाएगा, बीमारी कर पाएगा, गर्मी के सीज़न में उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हार्श एनवायरनमेंट होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फंगस उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसलिए 3 चीज़ों की मेनली ज़रूरत होती है डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो किसी को भी अगर हम कंट्रोल करेंगे तो उससे डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, या तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें या तो होस्ट को कंट्रोल करें। तो डिजीज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मली 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले पैथोजन और होस्ट का कांटेक्ट होता है, उसके बाद कांटेक्ट होने के बाद इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाला वायरस या जीवाणु या विषाणु या कवक जो है वो पेड़ के अंदर घुसता है, इन्फेक्शन होता है। उसके बाद वहाँ अपने आप को वो स्थापित करता है, इस्टेब्लिश करता है, और फिर उसके नंबर बढ़ने लगता है तो हमको बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये 4 स्टेजेस में नॉर्मली बीमारी होती है। पहले कांटेक्ट होगा, यानी कि होस्ट और पैथोजन का कांटेक्ट होगा, इन्फेक्शन होगा, पैथोजन होस्ट के अंदर जाएगा, फिर अपने आप को वहाँ स्थापित करेगा, फिर हमको बीमारी
के लक्षण दिखेंगे। और जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताया कि ये 3 फैक्टर ज़रूरी होता है जिसके लिए जब बीमारी होगी, होस्ट का होना, पैथोजन का होना और एनवायरनमेंट का होना। तो इसको नॉर्मली एक ट्रायंगल से दिखाया जाता है, एक ऐसा त्रिभुज के फॉर्म में दिखाया जाता है कि एक तरफ होस्ट है, एक तरफ पैथोजन है और एक तरफ एनवायरनमेंट है, यानी कि वातावरण है। ये तीनों चीज़ जब होगा तभी बीमारी होगी। तो इसको जो है ऐसा जो त्रिभुज से दिखाया जाता है, इसको डिजीज़ ट्रायंगल बोला जाता है। तो डिजीज़ ट्रायंगल में तीनों जो चीज़ें हैं वो जब तक नहीं होगी तो बीमारी तब तक नहीं होगी। तो जब हम डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको सोर्स चाहिए जहां हमको रेजिस्टेंस मिले, जहां से डिजीज़ रेजिस्टेंस के लक्षण हम यानी कि रोग के प्रतिरोधक की क्षमता जहां से हम पेड़ों में डाल सकें। तो वो कहां से मिलेगा हमको, कौन से ऐसे सोर्स है जहां से हमको डिजीज़ रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो और वो डिजीज़ रेजिस्टेंस के क्या क्या टाइप्स हैं। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस के नॉर्मली 2 तरह का रेजिस्टेंस होता है, एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस, एक होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं जो कि किसी एक टाइप के लिए रेजिस्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई बीमारी को देखें, जैसे रस्ट एक बीमारी होती है जो गेहूं में होती है, तो उसमें रस्ट के कई प्रकार हैं। ये जैसे लीफ रस्ट है, स्टेम रस्ट है, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, इस तरह से अलग अलग प्रकार हैं। अब एक ही तरह का बीमारी जैसे ब्राउन रस्ट अगर हम लें या येलो रस्ट को लें, तो उस रस्ट को पैदा करने वाला जो कवक है या फंगस है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और सभी ब्राउन रस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप हैं। तो वो जो इस तरह का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए होगा। यानी कि येलो रस्ट का टाइप 1 को अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो टाइप 1 के लिए ही करेगा, टाइप 2 के लिए नहीं करेगा। तो ऐसा रेजिस्टेंस जो है वो रेस स्पेसिफिक होता है और ये ओलिगोजेनिक यानी कि 1 या 2 जीन से कंट्रोल होता है। तो ये इतना डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि अगर वही बीमारी आती है तभी उसके अगेंस्ट में वो बचाव कर पाएगा। अगर दूसरा कोई टाइप आ गया, दूसरा रेस आ गया, तो फिर उसके अगेंस्ट में ये जीन काम नहीं करेगा। तो वो एक पर्टिकुलर टाइप के रेस के लिए ही वो काम करता है। और हॉरिजॉन्टल जो है वो कई जीन से कंट्रोल होता है और वो बहुत सारे रेस के अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंस शो करता है। तो नेचुरली ये वाला जो है ज़्यादा डिज़ायरेबल है, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चूंकि ये बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है तो सारे जीन को इकट्ठा एक साथ एक पौधे में ट्रांसफ़र कर पाना इतना आसान काम नहीं है। इसको करना ज़्यादा आसान है, इसको कर पाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा कुछ जगहों पे साइटोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस का जो जीन है जिसकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता आ रही है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, वो केंद्रक में नहीं है। और सोर्स, जैसा कि हम देख रहे थे कि सोर्स हमको कहाँ से मिलेगा, तो सोर्स एक कोई नोन वैरायटी हो सकता है जो ऑलरेडी एक दूसरा प्रजाति है जिसके अंदर है, उससे हम इस प्रजाति में ट्रांसफ़र अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। या जो जर्म प्लाज्म है यानी कि उसका जो अलग अलग बहुत किस्म का सारा का जो समूह है उस पर्टिकुलर प्रजाति का, उसमें हो सकता है किसी में हो, यहाँ की प्रजाति में नहीं है, कहीं और की प्रजाति में हो। म्यूटेशन से आ सकता है। म्यूटेशन हम कई बार होता है कि जब हमको कहीं भी नहीं मिल रहा है उसके रिलेटिव्स में या कोई और प्रजाति में, उससे मिलती जुलती प्रजाति में कहीं भी बीमारी का प्रतिरोधक जीन नहीं मिल रहा है, तो हम म्यूटेशन करते हैं, म्यूटाजन डालते हैं जिससे कि उसमें कुछ चेंज आता है, तो उससे रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। और रिलेटेड प्लांट स्पीशीज़ को देखते हैं, उससे उसकी और जो दूसरी जंगली प्रजातियां हैं उसको देखते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस का जीन मिल सकता है। और अनरिलेटेड प्लांट स्पीशीज़ मतलब जिससे ऐसी प्रजातियां जिससे इस प्रजाति का कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर की कौड़ी है ये, लेकिन वहाँ से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से यानी कि बायो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से वहाँ से उस जीन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का सोर्स हमको यहाँ से मिल सकता है, नॉन वैरायटी, जर्म प्लाज्म या म्यूटेशन से, अदर प्लांट स्पीशीज़ से यहाँ से हमको मिल सकता है। और रेजिस्टेंस इतने तरह का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या साइटोप्लाज्मिक, जिसमें ये 2 मेनली कॉमन
है। वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है, जो एक जीन से कंट्रोल होता है, तो इसको ट्रांसफ़र करना आसान होता है। हॉरिजॉन्टल जो है वो कई सारे जीन मिल करके उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसका ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता है। तो जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, कौन से मेथड्स हम रेजिस्टेंस को करने के लिए हम कौन से मेथड, ब्रीडिंग मेथड, पादप प्रजनन के कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, हमने देखा सोर्स कहाँ से मिलेगा, कितने प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस को अगर डालना है तो हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे। तो एक तो हम सिलेक्शन करें, चुनाव करें, जो रेजिस्टेंस वैरायटी है हम पहले देखें, जो हमारे पास जितने भी जंगली प्रजातियां हैं जो कल्टीवेट हो रही है वो प्रजाति है, कहीं पर भी अगर है तो वहाँ से हम चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम इंट्रोडक्शन, यानी कि उस पौधे का एक किस्म, उस पेड़ का एक किस्म कहीं दूसरे जगह पे मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे देश में हो सकता है, यहाँ पर वो पेड़ जब उग रहा है तो उसमें बीमारी आ रही है, लेकिन वही पेड़ जब हो सकता है नेपाल में जब उग रहा है, उस वहाँ का जो किस्म है उसमें बीमारी नहीं है, तो हम वहाँ से उसका बीज ला करके यहाँ उगा दिए, तो यहाँ लगाए, तो अब उसमें चूँकि बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता उसमें मौजूद है, तो यहाँ भी लगाएंगे तो उसमें नहीं आएगा। तो ऐसा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग हम यूज़ करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, क्रॉसिंग, जिसमें एक ऐसा किस्म जिसमें बीमारी का जीन है, एक दूसरा किस्म जिसमें नहीं है, दोनों को क्रॉस करा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने का हम काम कर सकते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये टिश्यू कल्चर का टेक्निक है, जैव प्रौद्योगिकी का टेक्निक है, इसके द्वारा भी हम रेजिस्टेंस का चुनाव कर सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का मेथड या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड, जिसमें हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। रेजिस्टेंस का जीन जो है वो एक प्रजाति से दूसरी, एक जाति से दूसरी जाति में भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस के जो मेथड्स हैं वो ये सब मेथड हम यूज़ करते हैं। इसमें मैकेनिज़्म क्या आएगा इसको हम देखते हैं। जैसे एक तो डिजीज़ रेजिस्टेंस का मैकेनिज़्म, यानी कि जो पौधे में रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके का होता है। एक तो मैकेनिकल होता है, यानी कि पौधे में कुछ इस तरह का उसका जो लीफ या उसका जो तना या कुछ वो इस तरह का होता है जिसमें कि बीमारी आसानी से नहीं लग पाती है। तो एक तो मैकेनिकल होता है। दूसरा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर पेड़ है और यहाँ पे कहीं पर थोड़ा कोई फंगस का, यहाँ पे मान लीजिए फंगस का वो जो स्पोर है वो आकर के यहाँ पर गिरा और यहाँ पर अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होता है कि इसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं उसमें एक तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या होता है कि उसमें बहुत तो अचानक से एक रिएक्शन शुरू हो जाता है और आसपास की सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। तो जब आसपास की सारी कोशिकाएं मर जाएगी तो ये जो फंगस या कवक का जो कोशिका यहाँ आके गिरा है, इसको फैलने के लिए आजू बाजू में कोई भी जिंदा सेल, जीवित कोशिका नहीं मिलेगी, तो वहीं पर ट्रैप हो जाता है। इसको बोलते हैं कि आइलैंड जैसा हो गया, द्वीप जैसा क्रिएट हो गया। चारों तरफ मरी हुई कोशिकाएं हैं और बीच में फंगस का कोशिका है, तो किधर भी वो फैल नहीं पाता है। तो इसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन भी कुछ पौधे शो करते हैं। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल कुछ फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल, ऐसे रासायनिक तत्वों का निर्माण कोशिका के अंदर होता है जिसकी वजह से जीवाणु या विषाणु या कवक उसके ऊपर आके अटैक तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर पनप नहीं पा रहा है। तो ये 2-3 मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा पौधे जो है रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस और डिजीज़ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें भी हम पहले देखें कि इसमें जो मैकेनिज़्म है, थोड़ा मैकेनिज़्म में अंतर है, अदरवाइज़ बाकी जो स्टेप्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एक होता है कि नॉन प्रेफरेंस, कि जब इंसेक्ट के ऊपर इंसेक्ट उस पेड़ को अटैक करता है तो उसका जो कोशिकाएं हैं जिसको कि वो खाता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिससे उसको वो अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए वो प्रेफरेबल नहीं है, मतलब उसका पसंदीदा भोजन वो नहीं है, तो उसको हम नॉन प्रेफरेंस बोलते हैं।
इसके अलावा एक एंटीबायोसिस होता है। एंटीबायोसिस में ये होता है कि उसको वो खाता तो है लेकिन खाने के बाद उसमें वो पनप नहीं पाता, उसमें ग्रोथ उसका नहीं होता है। तो वो एंटीबायोसिस है, उसको खाता तो है लेकिन उसके ऊपर उतना अच्छा उसका ग्रोथ वगैरह नहीं होता, उसका जीवन चक्र उसमें पूरा नहीं हो पाता है। टॉलरेंस में ये होता है कि पौधे के ऊपर अटैक कर रहा है, इंसेक्ट ग्रो भी कर रहा है, अंडे भी दे रहा है, अपना जीवन चक्र इंसेक्ट का पूरा हो रहा है, लेकिन इतना डैमेज पौधे को नहीं होता जिससे कि उसकी पैदावार के ऊपर असर पड़े। तो उसको हम बोलते हैं कि टॉलरेंस है, उसको सहन कर जाता है। बीमारी भी हो रही है, अटैक भी हो रही है, लेकिन उससे उसका जो इकोनॉमिक यील्ड है उसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। या ऐसा कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ लोकलाइज्ड जगह पे ही इन्फेक्शन हो रहा है जिससे कि बाकी एरिया को इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। या एक और मेथड होता है एवॉइडेंस। ये एक्चुअली सही मायनों में रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म नहीं है। ये ऐसा होता है कि वातावरण में कुछ ऐसे वातावरण में कुछ बदलाव की वजह से डिजीज़ जो है वो एस्केप हो जाता है, डिजीज़ नहीं लग पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी साल मान लीजिए ज़्यादा सूखा पड़ गया तो पानी कम बरसा, तो बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती है वो उसकी मात्रा जो है कम रहेगी, क्योंकि ज़्यादा पानी गिरा ही नहीं तो मौसम जो है अनुकूल बन नहीं पाया। या ठंड जो है ज़्यादा गिर गया, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो टेम्परेचर लो हो जाने की वजह से जो कम टेम्परेचर साधारणतः मान लीजिए 10-12 डिग्री पे जो इन्फेक्ट कर पाता है, अगर 5 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो वो इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। तो वातावरण की वजह से डिजीज़ इंसेक्ट का अटैक ना हो पाना, तो ये एक तरह से एस्केप मैकेनिज़्म बोलते हैं, ये कि बच गया एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से। तो मेनली ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे कि इंसेक्ट का रेजिस्टेंस एक पौधा शो करता है। और इसका नेचर कैसा होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस का नेचर ये भी होता है मॉर्फोलॉजी के वजह से, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल। मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका पेड़ का जो बनावट कुछ ऐसा है जो ठीक से उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है। कई बार देखा जाता है कि पेड़ के तने में बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि इंसेक्ट उस तने तक पहुंच नहीं पाता है। कि अगर ये पेड़ है इसमें बहुत सारे ऐसा हेयरी स्ट्रक्चर हैं तो इसी में उलझ के रह गया है, यहाँ तक जो है इसके तने तक पहुँच नहीं पा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर की वजह से। तो ऐसा अगर है तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल, उसमें अंदर का जो कोशिका द्रव के अंदर जो कोशिका के अंदर जो द्रव है उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा होता है, या उसमें कुछ रेजिन्स होते हैं, या वहाँ से कुछ ऐसे सिक्रीशंस निकलते हैं जो कि इंसेक्ट को रोकते हैं। या बायोकेमिकल, कोशिका के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स, फेनोलिक कंपाउंड्स बन रहे हैं रासायनिक, तो जो कि इंसेक्ट को अटैक करने से रोकते हैं। तो इस तरीके का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो मैकेनिकल मॉर्फोलॉजिकल नेचर का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल नेचर का हो सकता है, या बायोकेमिकल नेचर का हो सकता है। जो हम रेजिस्टेंस में सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सोर्स में भी हम देखते हैं कि जैसा डिजीज रेजिस्टेंस में था इसमें भी वैसा ही होता है। नोन वैरायटी हो सकता है, जर्म प्लाज्म में मिल सकता है, म्यूटेशन से क्रिएट हो सकता है, रिलेटेड स्पीशीज़ में मिल सकता है, या अनरिलेटेड स्पीशीज़ में मिल सकता है। और रेजिस्टेंस यहाँ भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, साइटोप्लाज्मिक 3 तरीके का होता है। ओलिगोजेनिक स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट टाइप के लिए वो काम करता है, और ये इन जनरल इनसे उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अलग अलग टाइप के लिए भी काम करता है। तो ये फिर पॉलीजेनिक होता है तो इसको ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है, ये मोनोजेनिक है तो इसको ट्रांसफ़र करना आसान होता है। इसमें भी जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वही सब मेथड यूज़ करते हैं, सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सोमाक्लोनल वेरिएशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि डिजीज रेजिस्टेंस के मेथड है, वही सब मेथड हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से ट्री इम्प्रूवमेंट में तो अभी तक हम ट्री इम्प्रूवमेंट में देखें कि एक तो ट्री इम्प्रूवमेंट में हम पौधों का चुनाव किस प्रकार करते हैं, अच्छे पौधे लेकर के, अच्छे सोर्स से लेकर के, बीज लेके करते हैं सिलेक्शन करना। उसके अलावा हम क्रॉसिंग करके करते हैं, तो अलग अलग मेटिंग डिज़ाइन यूज़ करके क्रॉस करके उसमें से चुनाव कर सकते हैं। मास सिलेक्शन करते हैं, फैमिली सिलेक्शन करते हैं, सीड सिलेक्शन करते हैं, इस तरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लक्षण देख करके चुनाव कर रहे हैं, या जो लक्षण देख करके उनमें क्रॉस बना करके फिर उसमें से चुनाव कर रहे हैं। दूसरा, हम डिजीज़ के अगेंस्ट में चुनाव करते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस
डालते हैं। पेड़ों में बीमारी लग रही है तो डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन ट्रांसफ़र करके हम उससे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इसी तरह से इंसेक्ट रेजिस्टेंस का जीन डाल करके इंसेक्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में उसको खड़ा कर रहे हैं। इसी तरीके का एनवायरनमेंट, एडवर्स एनवायरनमेंट, वातावरण जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा सूखा है, या मिट्टी में सैलिनिटी, अल्कलिनिटी है, इसके अगेंस्ट में भी ब्रीडिंग के द्वारा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे एडवर्स कंडीशन अगर है तो स्टोमाटल कंट्रोल मेकनिज़म, ये एक मेकनिज़म कुछ पौधों में मिलता है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा, या दिन में नहीं खुलेगा, रात में खुलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी तरह से रूट मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं कि रूट जो है अगर बहुत डीप रूट सिस्टम है, बहुत नीचे तक जा रहा है, वहाँ से पानी खींच रहा है, ऊपर में पानी नहीं है लेकिन नीचे से ले रहा है। निडल मॉर्फोलॉजी यानी कि जो पत्तियाँ हैं वो निडल की जैसा हो जाती हैं, जैसे कि हम कैक्टस में देखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सिकुड़ के कांटे जैसे हो जाती हैं, तो उसमें से पानी का लॉस नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं होता है। इस तरह से नंबर ऑफ स्टोमाटा कम ज़्यादा होना, कि जहाँ पे सूखा वाला एरिया है वहाँ पे स्टोमाटा की संख्या कम होना, जिससे कि लॉस नहीं होता है। तो इस तरीके के कई मैकेनिज़्म हमको देखने को मिलते हैं एडवर्स कंडीशन के उसमें। जब हम जैसा कि हम शुरू में देख रहे थे कि ट्री इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्वालिटी अच्छी सीड्स को उसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो सीड हमको कहाँ से मिलेगा? तो कई बार होता है कि सीड की हमको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार हमको जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है सीड की, तो उसकी ज़रूरत हम कहाँ से पूरा करते हैं? या तो सीड कलेक्शन कोई रखा हुआ है कहीं पर, किसी रिसर्च स्टेशन में, कोई यूनिवर्सिटी में या कहीं रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ से हम पूरा करते हैं। या जो अच्छी पेड़, जहाँ पे पेड़ को अच्छा उग रहा है, गुड स्टैंड है, फॉरेस्ट स्टैंड है, वहाँ से हम सीड ले सकते हैं। या फिर सीड प्रोडक्शन एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर सीड प्रोडक्शन का ही काम किया जाता है, वहाँ से हम सीड ले सकते हैं, अच्छा सीड ले सकते हैं। और जब जहाँ पे ये इमीडिएटली जहाँ पे सीड की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से पूरा हो सकता है। और जब लॉन्ग टर्म सीड की डिमांड होती है, जहाँ पे लगातार रिसर्च चल रहा है, ऐसा अगर है तो लंबे समय के लिए ज़रूरत है। सिर्फ अगली फसल को अच्छा करना है वो ऐसा नहीं है। जहाँ पे रिसर्च वगैरह चल रहा है, लगातार रिसर्च चल रहा है, जहाँ पे लगातार रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम कर सकते हैं सीड ऑर्चर्ड से उसकी कमी पूरा करते हैं। तो सीड ऑर्चर्ड किसको बोलते हैं? तो सीड ऑर्चर्ड हम बोलते हैं एक ऐसे जगह को जहाँ पर सुपीरियर जीनोटाइप, मतलब अच्छे जीन वाले पौधे जो हैं उसको मेंटेन किया गया है सीड प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ से उसको हम सीड ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो सीड ऑर्चर्ड ऐसा जगह है जहाँ पे अच्छे किस्म के पौधों का हम लगातार उनको उगाते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, बीज के लिए ही उनको उगाया जाता है, तो वहाँ से बीज का ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तो सीड ऑर्चर्ड जो है, ये सीड ऑर्चर्ड जहाँ पे अच्छे किस्म के पौधों को उगाया जा रहा है बीज के लिए, वो दो तरह का होता है। एक होता है क्लोनल सीड ऑर्चर्ड, दूसरा होता है सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड। क्लोनल सीड ऑर्चर्ड जिसको कि एक ही पौधे से बहुत सारे पेड़ तैयार करके कटिंग, बडिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा हम बहुत सारे पेड़ तैयार करते हैं, तो वो सारे जो है जिस पेरेंट्स तैयार किए जाएंगे सारे एक ही जैसे होंगे, तो उनको क्लोन्स बोलते हैं। तो एक तो उनको उस क्लोन से पूरा बगीचा तैयार किया जाता है, या दूसरा सीड से तैयार किया जाता है, तो जिसको कि सीडलिंग से, यानी कि सीड से, बीज से चारा उगा करके उससे तैयार किया गया है। तो इस तरह दो सिलेक्टेड पेरेंट्स, कुछ पेरेंट का चुनाव करके उनमें से उनके बीज को लगा करके उससे पूरा बगीचा तैयार किया गया है। तो ये दो तरह का सीड ऑर्चर्ड होता है, जहाँ से हम नॉर्मली सीड की ज़रूरत को अगर लॉन्ग टर्म ज़रूरत है तो पूरा करते हैं। तो लॉन्ग टर्म सीड का ज़रूरत हम सीड ऑर्चर्ड से पूरा करते हैं, और शॉर्ट टर्म जो सीड की ज़रूरत है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, उसको हम सीड कलेक्शन से या सीड स्टैंड से या सीड प्रोडक्शन एरियाज से पूरा करते हैं। तो सीड ऑर्चर्ड के जो टाइप्स हैं, ये जैसा कि हमने देखा कि एक तो हमने देखा कि आपका
क्लोन सीड ऑर्चर्ड है, दूसरा है सीडलिंग का सीड ऑर्चर्ड होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन सीड ऑर्चर्ड होता है और ब्रीडिंग सीड ऑर्चर्ड होता है। ब्रीडिंग सीड ऑर्चर्ड वो ऑर्चर्ड होता है जहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ही पेड़ों को उगाया जा रहा है, और जो प्रोडक्शन सीड है जिसको कि सीड प्रोडक्शन के लिए उगाया जा रहा है। तो इस तरह के भी सीड ऑर्चर्ड होते हैं। तो हम पिछले साइड में दो तरह का सीड ऑर्चर्ड देखे, एक क्लोनल सीड ऑर्चर्ड, दूसरा सीड से जो ऑर्चर्ड तैयार किया गया है वो वाला। इसके अलावा प्रोडक्शन सीड ऑर्चर्ड भी होता है और ब्रीडिंग सीड ऑर्चर्ड भी होता है। तो ये सीड ऑर्चर्ड के प्रकार हैं। जो सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस सीड ऑर्चर्ड को जब हम उगा रहे हैं तो हम क्या क्या सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं तो ताकि वो ऑर्चर्ड साफ़ सुथरा अच्छा बना रहे। तो ये नॉर्मल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वीडिंग करना, रोगिंग करना, यानी कि कोई अलग टाइप का पौधा उगाया है उसको निकाल देना, थिनिंग करना, प्रूनिंग करना, फर्टिलाइजेशन करना, तो ये सारी चीज़ें, इरिगेशन देना, तो ये सारे प्रोसेसेस हम करते हैं। फ्लावर इंडक्शन, कुछ हार्मोन वगैरह दे के ताकि जल्दी फ्लावरिंग आ जाए, ताकि हमको जल्दी सीड मिल जाए। तो ये सब प्रोसेसेस हम कर सकते हैं। ये मेनली सीड प्रोडक्शन ट्री इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। इसके अलावा इसमें से कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाह रहा था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। वो क्या है, एक टर्म आता है कैंडिडेट ट्री। कैंडिडेट ट्री हम किसको बोलेंगे, जिसकी सिलेक्ट किया गया है, आगे इसको इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आगे इससे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी उसको टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो ऐसे ट्री को कैंडिडेट ट्री बोला जाता है। मतलब ये एक कैंडिडेट है, ये एक उम्मीदवार है जिसको लेके आगे शायद हम इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम करेंगे, पर पहले टेस्ट करेंगे, टेस्ट अभी हुआ नहीं है। इसी तरीके से एलाइट ट्री ऐसा बोला जाता है जो कि जेनेटिकली सुपीरियर ट्री है, मतलब इसमें अच्छे जीन मौजूद हैं। तो ऐसे पेड़ जिसमें बहुत अच्छे जीन मौजूद हैं और इसको प्रोजेनी टेस्टिंग से हम टेस्ट करके देख चुके हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसको हम एलाइट ट्री बोलते हैं। प्लस ट्री या सिलेक्ट ट्री या सुपीरियर ट्री, ये तीनों एक ही टर्म है। इसको उनको बोला जाता है कि जिसको रिकमेंड किया गया है प्रोडक्शन और ब्रीडिंग के लिए, बट नॉट येट टेस्टेड फॉर जेनेटिक वर्थ। मतलब इसको हम ऐसे ट्रायल वगैरह लगा के देखे हैं, ये अच्छा दिख रहा है, इसका प्रोजेनी वगैरह अच्छा उग रहा है, लेकिन अभी इसका जेनेटिक वर्थ टेस्ट नहीं हुआ है। मतलब उसमें किस तरह का जीन है, क्या अच्छे जीन है या नहीं है, उसका टेस्टिंग अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा हम जब ट्री इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके इस्तेमाल हम किस किस तरह का इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं उसका हम लिस्ट देखेंगे यहाँ पे। तो एक तो जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्री के लिए करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है बीटी पॉपुलर। जैसा आप पढ़े होंगे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इस तरह का होता है कि कॉटन में हम बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से जीन को डाले हैं जिससे कि वो इंसेक्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो गया है। इसी तरह से पॉपुलर एक पेड़ है जिसका कि मेन काम पेपर मिल में जिसका यूज़ होता है, तो पॉपुलर को उगाया ही जाता है पेपर के लिए। तो उसमें एक इंसेक्ट लगता है, तो उस इंसेक्ट का रेजिस्टेंस का जीन जो है बैक्टीरिया से उसमें डाला गया है, तो वो बीटी पॉपुलर जो कि चाइना में ये इस्तेमाल किया जा रहा है इसका। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस ट्री इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए किया गया है। इस तरह से डिजीज़ के रेजिस्टेंस के लिए अमेरिका में कुछ प्रयोग चल रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक पेड़ होता है अमेरिकन चेस्टनट, उस पेड़ में एक बीमारी लगती है ब्लाइट नाम की, तो उस ब्लाइट का रेजिस्टेंस का जीन बैक्टीरिया से डाला गया है, वो कि अभी अंडर स्टडी है। इसी तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड पॉपुलर में बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस का डिजीज़ रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन ट्रांसफ़र किया गया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्ट करता है, तो उसका रेजिस्टेंस का जीन उसमें डाला गया है पॉपुलर में डिजीज़ के लिए, तो वो भी अंडर ट्रायल है अभी। इसी तरीके से हार्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्री डेवलप किया जा रहा है। हार्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्री में ये हो रहा है कि ट्रांसजेनिक यूकैलिप्टस में जीन ट्रांसफ़र किया गया है एक तरह का, जिसमें जो जीन है वो है क्राई3 जीन। ये अगेन बीटी से जीन बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र किया हुआ जीन है। इसी तरह से बार जीन एक दूसरा जीन है, इसको ट्रांसफ़र किया गया है बार जीन। तो ये टॉलरेंस दे रहा है हार्बिसाइड। कौन सा हार्बिसाइड? ग्लूफोसिनेट
एक करके एक हर्बिसाइड है जिसका एगेंस्ट में रेजिस्टेंस इसमें पैदा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर खेत में यहाँ पे यूकलिप्टस का पौधा लगा है और वीड भी है तो हम वीडिसाइड पूरा स्प्रे कर सकते हैं, उसमें पेड़ के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो इस तरह से हर्बिसाइड रेजिस्टेंस यूकलिप्टस का ट्रायल हो रहा है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। यानी कि ये इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक बैक्टीरिया है जिसके माध्यम से इन सब जीन को, ये बार जीन, क्राई जीन, इसको यूकलिप्टस में डाला गया है। और ये जीन क्या करता है, ये हर्बिसाइड के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पेड़ में पैदा कर रहा है। यानी कि अगर हर्बिसाइड का वननाशी का छिड़काव करेंगे तो यूकलिप्टस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ट्री डेवलप किया जा रहा है। इसी तरीके से एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस ट्री भी डेवलप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रीज टॉलरेंट, मतलब ठंड के अगेंस्ट में टॉलरेंट एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यूकलिप्टस ट्री डेवलप किया गया है फॉर यूज़ ऑफ सदर्न यूएस प्लांटेशंस करेंटली बीइंग टेस्टेड इन ओपन एयर साइट्स। मतलब एक यूकलिप्टस में एक जीन डाला गया है जिससे कि उसमें फ्रीजिंग के अगेंस्ट में, यानी कि ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ़ के जैसा कंडीशन है तो उसके अगेंस्ट में उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है पौधों को इम्प्रूव करने के लिए। किस तरह का इम्प्रूवमेंट? तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिजीज़ रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, फ्रीजिंग रेजिस्टेंस, तो ये सब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डालने के लिए, इन सब के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डालने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ट्री का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ट्री इम्प्रूवमेंट में मेन हमने क्या देखा? एक तो देखा कि हम उसको अच्छी क्वालिटी का ट्री का चुनाव करें, उसका बाहरी रंग रूप के आधार पर मास सिलेक्शन, या फिर हम अच्छे क्वालिटी का पेरेंट्स का चुनाव करें, उसमें से बीज लें, उससे फिर आगे बढ़ें, या पेरेंट ऐसा अच्छी क्वालिटी चुनाव करके उसमें क्रॉसिंग करके फिर आगे बढ़ें, क्रॉसिंग करके उसमें से सिलेक्शन करें, जैसे सीड फैमिली सिलेक्शन, सीड सिलेक्शन, इस तरह का करें। तो ये कुछ तरीका है। इसके अलावा हम डिजीज़ के अगेंस्ट में सिलेक्शन करते हैं, इसी तरह उसको इम्प्रूव करते हैं। इंसेक्ट के अगेंस्ट में इंसेक्ट रेजिस्टेंस डाल के इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है मोटा मोटा आपका ट्री इम्प्रूवमेंट के बारे में।